21 रंगीन जिंदगी। अति ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठकर शेखावत विला से निकल चुकी थी। उसके जाने के बाद रागिनी जी एक बार फिर से जश्न के कमरे में आई क्योंकि आज अति की वजह से जश्न के कमरे का दरवाजा खुला था। वहां आने के बाद उन्होंने एक नज़र उस कमरे को देखा जिसमें हर तरफ एक लड़की की तस्वीरें थी जो जश्न के साथ ही थी। किसी में वो लड़की जश्न के गले में बाहें डालकर खड़ी थी तो किसी में जश्न ने उसे उसकी कमर से पकड़ रखा था। हमने तो सोचा था नियति के जाने के बाद तुम कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखोगे, उसके गम में अपनी जिंदगी एक खंडहर की तरह बना लोगे जहां पर सिर्फ और सिर्फ अकेलेपन की खाई होगी। लेकिन तुम तो बहुत तेज निकले। तुमने तो अपने पास नाजुक फूल रखने शुरू कर दिए, ऐसे शौक रखने लग गए जिससे सिर्फ एक ही नहीं हजारों लड़कियां तुम्हारे साथ हो। तुम्हारे इस शौक का तो मुझे भी नहीं पता था, पर इस शौक को अगर शौक ही रहने देते तो सही रहता। इस घर में लाकर इसे अपनी आदत बनाकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। आज तक इस घर में सिर्फ मेरा राज चला है। मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए सिर्फ और सिर्फ इज्जत देखी है, लेकिन अब तुम्हारी आंखों में मुझे मेरे लिए बगावत दिखाई देने लगी जो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। बीवी छोड़कर चली गई तो उसके गम में तो तुम्हें नशे में धुत होकर एक जगह पर पड़े रहना चाहिए, लेकिन तुम तो अपनी जिंदगी रंगीन करने में लग गए। ना जश्न ना तुम्हारी जिंदगी में अब रंगों की कोई जगह नहीं। कसम खाई थी तुम्हारी जिंदगी को सिर्फ एक कफन बनाकर रख दूंगी तो उस कफन पर कोई अपने प्यार की लाली नहीं छिड़क सकता। कहते वक्त उनकी आंखों में नफरत भरी हुई थी। वो व्यंग से मुस्कुराए और आगे बोली, देखा है मैंने उस लड़की की आंखों में तुम्हारे लिए कुछ तो अलग सा था और तुम्हारे हाव भाव के तो कहने ही क्या। एक ही दिन में उस लड़की ने तुम पर ऐसा जादू चलाया कि तुमने उसे अपनी जगह पर बैठा दिया। पर आज उस लड़की को मैंने हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दिया। अपने रास्ते से क्या, अब तो उसका नामो निशान इस दुनिया से ही हट जाएगा। कहते हुए उनके चेहरे की मुस्कुराहट और भी ज्यादा लंबी हो गई। उन्होंने अपने हाथ में बंधी हुई घड़ी की तरफ देखा और बोली, बस कुछ ही सांस बची है उसके पास, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। कहते हुए उन्होंने अपने हाथ जोड़ लिए और फिर एक नज़र उस कमरे को देखकर बाहर आ गई। वहीं दूसरी तरफ जश्न काल बनकर एक कुर्सी पर बैठा था और उसके सामने सुमित को रस्सियों के साथ बांधकर नीचे जमीन पर बिठा रखा था। अमित का सारा चेहरा गहरे जख्मों से भरा हुआ था और कपड़े भी पूरी तरह से पट गए थे जिनमें से उसका लाल और नीला बदन दिखाई दे रहा था। दर्द से उसकी सिसकियां निकल रही थी, लेकिन फिर भी वो गुस्सा और नफरत भरी आंखों से जश्न को देख रहा था जो इस किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा था। तुम्हें क्या लगता है मुझे इस तरह मारकर तुम अति को अपने पास रख लोगे? जिन लोगों ने उसे खरीदा है वो उसे कभी भी तुम्हारे पास नहीं रहने देंगे। एक ना एक दिन है उसे अपने साथ ले ही जाएंगे, उसने चिल्लाकर कहा। जश्न ने एक तरफ खड़े आदमी को इशारा किया तो वो आदमी एक तीखा चाकू लेकर सुमित की तरफ बढ़ा। उस चाकू को देखकर सुमित कांपने लगा और चिल्लाते हुए बोला, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे मार नहीं सकते। मुझे मार करें तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन वो आदमी नहीं रुका और उसके बाद सिर्फ सुमित की चीखें सुनाई देने लगी। वो आदमी चाकू सुमित के बदन के अंदर नहीं बल्कि बाहर बाहर चला रहा था। उसके जिस्म से उसका मांस उधेड़ रहा था। जब सुमित की चमड़ी उसके बदन से कटकर अलग की जाती तो उसकी दर्द भरी चीखें उस जगह पर गूंज जाती, लेकिन वहां पर चिल्लाने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि उन दीवारों के कान जश्न ने बंद करवा रखे थे। कोई जितना भी चिल्लाए लेकिन वहां से कोई आवाज बाहर नहीं जा सकती थी। जितना वो चिल्लाता उतना जश्न मुस्कराता। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये खास मेहमान नवाजी मैं तुमसे कुछ हासिल करने के लिए कर रहा हूँ? ये तुमने सोच भी कैसे लिया कि अति मेरे पास तुम्हारी मर्जी से रहेगी, या तुम ये फैसला करोगे कि उसे कहाँ रहना है और कहाँ नहीं? ये तो तेरे उन कर्मों की सजा है जिसका खामियाजा अति ने भुगता था। पूरे 21 नील थे उसके शरीर पर और 13 गहरे घाव और अनगिनत खरोंचे, ये सब तो बस तुझे वो दर्द महसूस करवाने के लिए है। वरना उसे तो मेरे से वो खुदा नहीं अलग सकता, तो तेरी क्या औकात? कसम से अगर तू साला बनकर रहता तो तुझे मुझसे अच्छा जीजा नहीं मिलता, लेकिन तू तो हरामी निकला। पर फिक्र मत कर, तुझे मुझसे बड़ा हरामी भी नहीं मिलेगा। ताली दो हाथों से बजती है लेकिन थप्पड़ के लिए एक ही हाथ काफी होता है। कहते हुए जश्न अपनी जगह से उठा और सुमित के गाल पर ऐसा तमाचा जड़ा कि वो सब कुछ भूल जाए, बस इस थप्पड़ को ना भूले। उसके बाद जश्न ने अपने आदमियों की तरफ देखा और बोला, अगर तुम्हारा मन करे इसकी और सेवा करने का तो कर देना, वरना इसकी हालत देखकर लगता तो नहीं इसे और भूख होगी। उठाओ इसे और बाहर फेंकाओ। अपने हाथ धोने के बाद जश्न वापस केबिन में आ गया और अपना काम करने लगा। शहर से बाहर सुनसान रास्ते पर गाड़ी जाते देख अति को घबराहट होने लगी। उसने रागिनी जी से उसे बस स्टैंड छुड़वाने के लिए कहा था, लेकिन ये रास्ता तो शायद कहीं और ही जा रहा था। उसने परेशान होते हुए ड्राइवर से पूछा, लेकिन ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे, ये आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? हमें तो बस स्टैंड जाना था ना, अति ने एक बार फिर से पूछा, लेकिन उस ड्राइवर ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। अति ने गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन लॉक लगा हुआ था। अचानक ही उसकी गाड़ी की गति एकदम से तेज हुई और फिर एक झटके के साथ रुकी, जिससे अति के सारे बाल उसके चेहरे पर आ गए और वो सामने वाली सीट से टकरा गई, लेकिन जल्दी उसने खुद को संभाला और फिर से गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे, लेकिन इस बार गाड़ी का दरवाजा खुल गया। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और बिना देखे ही पीछे की तरफ भागी, लेकिन एक मजबूत इंसान से उसकी टक्कर हुई। वो गिरती उससे पहले ही उस इंसान ने अपनी बाहें उसकी पीठ पर लपेट दी और उसे पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया। अति की हौंफती हुई सांसें उस इंसान को साफ सुनाई दे रही थी और उस इंसान के जिस्म से आती हल्की हल्की खुशबू अति पहचानने की कोशिश कर रही थी, या शायद पहचान चुकी थी। जश्न जी, उसने मुश्किल से कहा तो जश्न के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट तैर गई। 22 चोरी। अति जश्न के सीने से लगकर खड़ी थी।
उसकी हौंफती हुई सांसें जश्न की शर्ट पर खुले बटन में से अंदर तक महसूस हो रही थी। पूरा माथे पसीने से भरा हुआ था और चेहरा डर से कांप रहा था, लेकिन जश्न के जिस्म से आती भीनी भीनी खुशबू पहचान कर उसे चेहरे पर दुनिया भर का सुकून तैर रहा था। जश्न के सीने पर यूं ही रखे उसके हाथ जब मुट्ठियों में बदल गए तो जश्न के चेहरे पर भी मुस्कुराहट तैर गई। शुक्र है आप आ गए, बहुत डर गई थी मैं। जैसे ही जश्न ने कहा उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। वो अति से अलग हुआ और उसे गुस्से से देखने लगा। अति की आंखें आंसुओं से लबालब भरी हुई थी। एक बार वो नर्क देख चुकी थी, अब दोबारा उसके बारे में सोचकर ही उसकी रूह कांप रही थी। जश्न का गुस्सा से भरा चेहरा देखकर अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। अब उसे जश्न की दी हुई धमकी भी याद आ गई थी। जश्न ने उसे साफ साफ लफ्जों में कहा था कि वो उस घर से कहीं नहीं जा सकती, ना ही किसी और को चाहने से और ना ही उसके खुद के चाहने से। उसका गुस्सा से भरा चेहरा देखकर वो पूरी तरह से सहम गई थी। वो कुछ कहती उससे पहले ही जश्न ने उसका हाथ पकड़ा और उसे देखते हुए गुस्से में बोला, मना किया था ना, फिर भी अपनी मनमर्जी की तुमने। उद्धरण चिन्ह। पर मैं क्या करती, उन्होंने। कहते कहते अति रुक गई। कैसे वो जश्न के सामने उसकी मां को गलत कह सकती थी जबकि उसकी खुद की गलती है। उसे किसी के कहने पर वहां से बाहर आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन वो भी क्या करती। जश्न पर उसे भरोसा था भी और नहीं भी। उसकी उटपटांग हरकतें कभी कभी उसे असमंजस में भी डाल देती थी और ऊपर से रागिनी जी का इतना सब कुछ कहना उसकी बर्दाश्त से बाहर था। उसे चुप होते देख जश्न के चेहरे पर एक व्यंग भरी मुस्कुराहट ठहर गई। उसी वक्त वो ड्राइवर उन दोनों के पास आया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। जश्न ने उसे देखा और बोला, आज तुमने साबित कर दिया श्लोक की वफादारी की कोई कीमत नहीं होती। इस दुनिया में सब कुछ खरीदा जा सकता है लेकिन किसी की वफा नहीं। हमने आपका नमक खाया है साहब, जब तक जिंदा रहेंगे हमारी वफादारी आपके लिए ही रहेगी। श्लोक ने नजरें झुकाए ही कहा। तभी उनके पीछे खड़ी एक गाड़ी में से एक आदमी बाहर आया जिसके पास एक सूटकेस था। उसने वो सूटकेस जश्न के आगे खोला तो उसमें 2000 के नोटों की बहुत सारी गड्डियां थी, करीबन 1 करोड़ रुपए होंगे वो। अति हैरानी से वो सब देख रही थी। जश्न ने वो सूटकेस श्लोक के सामने कर दिया और बोला, वफादारी की कीमत नहीं लगा रहे, बस आपके और आपके बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं। आपकी दूसरे शहर में रहने की व्यवस्था भी हमने कर दी है। हम ये नहीं ले सकते साहब, पहले बहुत एहसान है आपके हम पर। उद्धरण चिन्ह। वो आपको एहसान लगते होंगे श्लोक जी, लेकिन मेरे लिए वो मेरा फर्ज था और ये भी मेरा फर्ज ही है। प्लीज मना मत कीजिए, जश्न ने कहा तो अति घूर कर उसे देख रही थी। क्या बंदा है यार ये, काश हमेशा ही ऐसे रहता तो कितना अच्छा होता। पर पता नहीं क्यों उसके लिए तो हमेशा सूतली बॉम्ब बनकर घूमता रहता है, क्या पता कब फट जाए। श्लोक के जाने के बाद जश्न ने फिर से अति की तरफ देखा और भाई साहब, जिस गुस्से से देखा, बस अति मन में यही बोल पाई, प्लीज फटना मत। लेकिन जश्न ने भी कुछ नहीं कहा, बस यूं ही उसका हाथ पकड़ उसे अपनी गाड़ी की तरफ लेकर आया। अति जल्दी से खुद ही गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। दोनों घर के बाहर पहुंचे तो रागिनी जी ने गाड़ी की आवाज सुनी। दरवाजे पर पहुंचा तो वो जल्दी से उसकी तरफ भागी और बोली, शुक्र है तुम घर आ गए। मैंने तुम्हें कितने फोन किए लेकिन तुम्हारा फोन मिल ही नहीं रहा था। मुझे तो तुम्हारी चिंता हो रही थी कि कहीं वो लड़की तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। उनकी बात सुनकर जश्न ने प्रश्नसूचक नजरों से उन्हें देखा तो वो आगे बोली, मैंने कहा था ना तुमसे कि ऐसी लड़कियां विश्वास के लायक नहीं होती। देखा तुमने अब उस लड़की ने क्या किया। तुमने उसे सर आंखों पर बिठा कर रखा और वो लड़की लाखों के गहने चोरी करके भाग गई। पर कोई बात नहीं, कम से कम तुम्हारे सामने अब उसकी सच्चाई तो आई। अति, जश्न ने पुकारा तो अति जल्दी से दरवाजे पर आकर उसके साथ आकर खड़ी हो गई। अति को जश्न के साथ देखकर रागिनी जी को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा। उनका पूरा शरीर पसीने से भरने लगा और हाथ पैर कांपने लगे। जश्न आगे बढ़ा और उनके कंधों पर हाथ रखते हुए बोला, आप फिक्र मत कीजिए माँ, गहनों का क्या है और बन जाएंगे। पर आजकल किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। हमारा इतना पुराना ड्राइवर इसे किडनैप करके ले जा रहा था, ये तो शुक्र है अति सही सलामत है, वरना इसे कुछ हो जाता तो। उसने अपनी बात अधूरी ही छोड़ दी। उसकी आंखों में बेहिसाब गुस्सा था लेकिन बातों में मिश्री घुली हुई थी। रागिनी जी ने उसकी बात सुनकर अपना सूखता हुआ गला थूक गटक कर तर किया। ये जानकर कि अति ने जश्न को कुछ नहीं बताया, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उन्हें जीवनदान दे दिया हो। जश्न अति का हाथ पकड़कर अंदर आया। अति सहमी हुई रागिनी जी को देख रही थी और वो बेहिसाब गुस्से और नफरत से। वो उसका हाथ पकड़े ही सीढ़ियों की तरफ बढ़ा लेकिन फिर रुककर बिना पलटे ही बोला, महाशिवरात्रि की तैयारियां हो गई ना। हाँ बस हो गई लगभग, महाशिवरात्रि कल है तो बाकी की तैयारियां भी कल तक हो जाएंगी। रागिनी जी ने तुरंत जवाब दिया। उसी वक्त मनीषा हाथों में सेब लिए ठुसती हुई उस तरफ आई तो अति को देखकर उसने जल्दी से सेब एक तरफ फेंका और उसका हाथ पकड़कर चीखते हुए बोली, चोरनी कहीं की, तू वापस आ भी गई। बता मेरे सारे गहने कहाँ है, तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। उसके इस तरह कसकर बांह पकड़ने से अति की आह निकल गई। छोड़ूंगा तो मैं नहीं आपको, अगर एक बार भी और आपने अति के साथ इस तरह से बदतमीजी से बात की तो। जश्न गरजा तो मनीषा ने जल्दी से उसका हाथ छोड़ दिया। जश्न ने हल्का सा मुस्कुराकर मनीषा की तरफ देखा और बोला, वो गहने आप अपने मायके से तो लाई नहीं होंगी, सारे इस घर में ही मिले होंगे, तो सब्र रखिए और भी मिल जाएंगे। मनीषा मुंह बनाकर अति को देखती ही रह गई और जश्न उसे अपने कमरे में भी ले गया। सासू माँ, मुझे मेरे सारे गहने वापस चाहिए, आप मुझे अभी उस लड़की से मेरे सारे गहने वापस दिलाए, मनीषा ने रागिनी जी के पास जाकर कहा तो रागिनी जी ने गुस्से से उसे देखा और फिर गहनों की जगह एक थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया।
बद्ददिमाग औरत, वो बड़बड़ाई और फिर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। मनीषा उन्हें जाते देख गुस्से से घूर रही थी। जश्न जी, मुझसे जैसे मर्जी बात करें, लेकिन आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? आपको ये थप्पड़ बहुत महंगा पड़ेगा, सासू माँ, उसने आंखें बड़ी करते हुए कहा। अति जश्न के साथ कमरे में आई तो जश्न को देखते हुए बोली, मैंने कोई चोरी नहीं की, आपने तो देखा था मेरे पास कुछ नहीं था। चोरी तो तुमने बहुत बड़ी की है, जिसका हिसाब तुम्हें अब देना पड़ेगा, जश्न ने कहा और अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। 23 मर्द और नामर्द। अति जश्न के साथ कमरे में आई तो जश्न को देखते हुए बोली, मैंने कोई चोरी नहीं की, आपने तो देखा था मेरे पास कुछ नहीं था। आप मुझ पर इतना यकीन तो करते हैं ना? अति ने पूछा तो जश्न ने उसकी तरफ देखा। चोरी तो तुमने बहुत बड़ी की है, जिसका हिसाब तुम्हें अब देना पड़ेगा, जश्न ने कहा और अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। जश्न को यूं अपनी शर्ट उतारते देख अति की आंखें बड़ी हो गई। मैंने सच में कोई चोरी नहीं की। उसकी आवाज अटकने लगी थी। जश्न का बिना कपड़ों का ऊपरी बदन तो उसकी सांसें अटका दे। आवाज तो चीज ही क्या थी। उसका वो 42 इंच का सीना, वो भी पूरी तरह से टैंड, उभरे हुए मसल्स और 8 पैक एब्स। और सबसे कातिलाना उसका वो कानों में पहना हुआ डायमंड स्टड, जो उसके हुस्न की चुगलियां करता था। जश्न उसकी तरफ बढ़ने लगा तो वो पीछे खिसकने लगी और दीवार से जा लगी। उसे यूं दीवार से लगते देख जश्न के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट ठहर गई। उसने दोनों हाथ दीवार पर रखे और अति के ऊपर पूरी तरह से झुककर बोला, अगर कहो तो दीवार से एक सुरंग निकलवा दूं। फिर जितना मर्जी पीछे होना, पर याद रखना जितनी मर्जी कोशिश कर लो, मुझसे दूर नहीं जा सकती। डरती नहीं हूं मैं आपसे, और आपसे क्या किसी से भी नहीं डरती मैं। अति ने फिर से अटक अटक कर कहा तो जश्न के चेहरे पर एक मुस्कुराहट फिर से तैर गई। वो बिल्कुल अति के चेहरे के करीब आया और बोला, अच्छा फिर गाड़ी से उतरकर भागते हुए मेरे सीने से क्यों आ लगी थी और ये क्यों कहा कि शुक्र है आप आ गए, बहुत डर गई थी मैं। वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था, अति ने अपनी थूक गटकते हुए कहा। जश्न के इतने करीब होने से उसकी जान हल्क में अटकी हुई थी। कपड़े उतारो, जश्न ने अब उसके ऊपर से हटकर कहा तो अति के चेहरे का रंग उड़ गया। वो हैरानी के जश्न को देखती रही। क्या हुआ, यूं सहम क्यों गई? कपड़े नहीं बदलने क्या तुम्हें? जश्न ने फिर से गंभीर होकर कहा तो अति का मुंह बिल्कुल उतर गया। जश्न ने व्यंग से होंठ हल्का सा ऊपर उठाया और बोला, मैं एक ही बात बार बार नहीं कहता। कपड़े उतारो। अति ने अपना होंठ हल्का सा बाहर निकाला और नाक फुलाकर जश्न को देखने लगी। क्यूटनेस ओवरलोडेड, छोटी सी नाक, वो भी बिल्कुल लाल, और आंखों में हल्की हल्की नमी। उसने जश्न को हल्का सा धक्का दिया और बोली, जब देखो आप यूं ही मेरे साथ जबरदस्ती करते रहते हैं, बात बात पर कपड़े उतारते रहते हैं, कभी अपने कभी मेरे। आपको पता भी है कपड़े उतारने से क्या होता है? मुझे तो नहीं पता, तुम्हें पता है तो तुम ही बता दो, कपड़े उतारने से क्या होता है? जश्न ने सवाल कर ही लिया तो अति के चेहरे का रंग एकदम फीका पड़ गया। मुझे मुझे कुछ नहीं पता, उसने नजरें चुराते हुए कहा। जश्न एक बार फिर से उसके करीब आया और उसके ऊपर झुककर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अब तो या तो तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा या यहीं खड़े खड़े कपड़े उतारने होंगे। मेरे साथ जबरदस्ती करके मुझे डरा रहे हैं ना? आप यही चाहते हैं ना कि मैं मान लूं कि मुझे आपसे डर लगता है? उद्धरण चिन्ह। हाँ, चाहता तो यही था, लेकिन अब तो मुझे मेरे सवाल का जवाब ही चाहिए, जश्न ने कहा और फिर उसके कानों के बिल्कुल करीब आकर फुसफुसाते हुए बोला, कपड़े उतारने से होता क्या है? अति बेचारगी से उसे देख रही थी। वो अब कैसे उसे बताए कि क्या होता है? जब जश्न उसके सामने कपड़े उतारता है तो वो कितनी कोशिश करती है अपनी आंखों को इधर उधर मटकाने की, लेकिन वो कमबख्त तो बस उसके ऊपर ही टिक कर ही रह जाती हैं, गला सूखने लगता है और होंठ थर-थर कांपने लगते हैं। पेट में तितलियां से उड़ती है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शरीर में कुछ कुछ होने लगता है। वो गंदा गंदा नहीं सोचती, लेकिन फिर भी उसने अजीब अजीब से ख्याल आने लगते हैं। जश्न ने जब पहली बार उसे किस किया था तो वही फीलिंग दोबारा आने लगती है। और अगर उससे ये सब होता है तो क्या जश्न को भी ऐसा कुछ महसूस होता होगा? वो तो उससे कितना बड़ा है, क्या उसके शरीर में भी कुछ ऐसे ही एहसास होते होंगे? और वो तो एक आदमी है। कालिंदी के कोठे पर उसने सब लड़कियों से सुना था कि मर्दों को क्या क्या इच्छाएं होती हैं, और जब उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वो लड़कियों के साथ क्या करते हैं। और उनकी वो पहली किस तो अति को भी इतनी याद आती है, क्या उसे भी वो सब याद आता होगा? सोचते सोचते ही अति को उनकी पहली किस याद आने लगी और उसने अपने होठों पर हल्की सी जीभ फेर ली। बताओ ना, चुप क्यों हो? और अगर कुछ मन कर रहा है तो बता दो। छी, कितने गंदे हैं आप, कहते हुए अति ने मुंह बनाया। हद है, इसमें गंदे वाली क्या बात है? मन तो कुछ भी हो सकता है, कुछ खाने का, कुछ पीने का। हाँ, वो अलग बात है, जो तुमने सोचा वो गंदा होकर भी बहुत अच्छा है। कहते हुए जश्न ने भी अपनी जीभ बाहर निकाली और ऊपर के होंठ पर घुमाने लगा। अति का मन कर रहा था अपना सिर दीवार पर पीट ले। ये शख्स हर बार उसे अपनी बातों में फंसा लेता है। आप तो मुझसे गुस्सा थे ना, मैं आपको बिना बताए चली गई, तो अब अपना गुस्सा निकालिए मुझ पर। उद्धरण चिन्ह। तुम फिक्र मत करो, उसका हिसाब तो अच्छे से लिया जाएगा। तुम पहले मेरे सवाल का जवाब दो या फिर सजा पूरी करो। मैं क्या करूं? हाय, मैं क्या करूं? फिलहाल तो अति के दिमाग में सिर्फ ये 3 लफ्ज ही तबाही मचा रहे थे। ठीक है, मैं मानती हूं मुझे आपसे डर लगता है। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं, जश्न ने अति की बात को काटते हुए कहा। अति अब पूरी तरह से खींच गई। उसने जश्न को गुस्से में देखा और बोली, मैं अच्छी तरह से जानती हूं आप क्या चाहते हैं। कहते हुए ही उसने अपनी कुर्ती के आगे के लगे 2 बटन खोल दिए। यही चाहते थे ना आप, तो यही सही।
1 मिनट के अंदर ही अति अपने सारे कपड़े उतार चुकी थी, सिर्फ इनरवियर को छोड़कर। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन जश्न की आंखें खुली थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। हो रहा है क्या कुछ अब? उद्धरण चिन्ह। उसका फिर वही सवाल सुनकर अति और भी ज्यादा खींच गई। वो हल्का गुस्से में चीखते हुए बोली, मेरा जवाब छोड़िए, पहले आप बताइए क्या आपको कुछ नहीं हो रहा? उसका वो सवाल और उसके चेहरे की मुस्कुराहट और भी बड़ी हो गई। उसकी मुस्कुराहट से अति और भी ज्यादा चिढ़ रही थी। उसने उसे हल्का सा धक्का दिया और अपने ऊपर कुछ ओढ़ने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन जश्न ने उसका हाथ पकड़ा और फिर से दीवार से लगा दिया। इस बार उसके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं, गहरी शांति थी। उसने झुककर उसकी आंखों में देखा और बोला, मैं वो नामर्द नहीं जिसकी नियत किसी लड़की को पूरे कपड़ों में देखकर भी बिगड़ जाए। मैं वो मर्द हूँ। लड़कियों के कपड़े क्या वो खुद भी खुद को मुझे सौंपना चाहे तो मेरी नियत नहीं बिगाड़ सकती। अति उसका जवाब सुनकर उसकी तरफ देखती रह गई। क्या सच में इस शख्स की सच्चाई यही है जो उसके होठों से बयान होती है, या वो जो उसने दूसरों के मुंह से सुनी? अलमारी से दूसरे कपड़े लो और पहन लो, जश्न ने कहा और पलट गया। अति की आंखें नम हो चुकी थी। क्या सच में मैं इनके बारे में गलत सोच रही हूँ? ये वैसे बिल्कुल नहीं जैसे सब कह रहे हैं। तो फिर ये उस गंदी जगह पर क्यों आते थे रोज? अति खड़ी सोच ही रही थी। उसे जश्न की ठंडी उंगलियां अपनी गर्दन पर महसूस हुई। 24 मूड इन ऑप्शन। अति अपनी सोचों में गुम थी कि अचानक से उसे अपनी गर्दन पर जश्न की उंगलियां महसूस हुई। सोचते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। अब जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, जश्न का चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल करीब था और वो उसके ऊपर कपड़े डाल रहा था। एक नाइट टी शर्ट उसने उसे डाल दी थी और लोअर उसके हाथ में पकड़ा हुआ था। सोचने के लिए बहुत वक्त है तुम्हारे पास, अब ये कपड़े पहन लो वरना इल्जाम मुझ पर लगाओगी, जश्न ने कहा तो अति ने जल्दी से उसके हाथों से वो लोअर लेकर पहन लिया। अति वहां से जाने लगी तो जश्न ने एक बार फिर से उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और दीवार से लगाते हुए बोला, वैसे तुम्हें जो कुछ कुछ होता है वो सबको होता है, बस फर्क इतना है कि तुम इन्हें छुपा नहीं पाती। ये गोरे गोरे गाल जब लाल हो जाते हैं तो लगता है कायनात कयामत ढा रही है। उसके कहने में ना जाने कैसे मदहोशी थी। अति का दिल धक से उठा और उसने अपना चेहरा फेरकर गहरी सांस ली। उसकी सांसों का शोर जश्न को सुनाई दे रहा था। हल्का सा वो आगे की तरफ बढ़ा और उसके गालों को हल्के से चूम कर बोला, फूलों पर छाई इस लाली को पीने वाला भंवरा हूं मैं। अति के बदन में एक सिहरन सी दौड़ गई। उसने जल्दी से जश्न के सीने पर हाथ रख लिए। दरवाजे पर नॉक हुआ तो जश्न ने जाकर दरवाजा खोला। सामने रमा आंटी हाथों में खाने के लिए खड़ी थी। जश्न ने उन्हें हल्का सा मुस्कुरा कर देखा और उनसे वो ट्रे लेकर वापस कमरे में आ गया। जश्न खाना टेबल पर लगा रहा था और अति उसे देख रही थी। पहले उसे बहुत डर लग रहा था कि वो बिना पूछे घर से बाहर चली तो गई, लेकिन उसकी इस गलती पर कहीं ये सुतली बम फट ना जाए। लेकिन जश्न ने तो उसे कुछ कहा ही नहीं, तो पर इस बात पर भी उसे अजीब लग रहा था। अति भी सामने सोफे पर बैठकर अपने लिए खाना परोसने लगी तो जश्न ने उसके आगे से खाना हटा लिया और बोला, तुम खाना नहीं खाओगी आज, तुम भूखी ही सोओगी। अति ने हैरानी से उसे देखा और मायूस सा मुंह बनाते हुए बोली, पर क्यों, मैंने क्या किया है? मुझे भी खाना खाना है। जब इस घर को छोड़कर जा रही थी तो क्या सोच कर जा रही थी कि रात को जहां पर भी जाओगी आगे तुम्हें 56 भोग मिलेंगे? ना ही जेब में एक पैसा था, ना ही कोई रहने का ठिकाना। बहुत शौक है ना जबरदस्ती दुनिया की ठोकरें खाना का, तो आज तुम वही खाओ, खाना सिर्फ मैं खाऊंगा। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? मुझे भूखी कैसे रख सकते हैं? जब तुम खुद भूख से मरना चाहती हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो तुम्हें रियलाइज करवा रहा हूँ कि जब आज रात भूखे कहीं सड़क पर सोना पड़ता तो कैसे महसूस होता। बहुत शौक है ना अपनी मर्जी करने का, तो अब भुगतो। जश्न की बातें कड़वी थी लेकिन सच थी। आप नाराज हैं मुझसे? सिर्फ नाराज नहीं, बहुत नाराज, जश्न ने कहा और फिर अपना खाना शुरू कर दिया। अति ने घूरकर उसे देखा और फिर मुंह सिकोड़ते हुए बोली, अगर आप मुझसे गुस्सा है तो आप खाना कैसे खा सकते हैं? गुस्से में तो इंसान खाना खाता ही नहीं। वो और लोग होंगे जो गुस्से में खाना छोड़ते होंगे। जश्न सिंह शेखावत तो गुस्से में भी भरपेट खाता है और रोजमर्रा से ज्यादा खाता है। उसके गुस्से को भी भूख लगती है। अगर मैं भूखी रहूंगी तो आपको अकेले अकेले खाना अच्छा लगेगा, अब अति मुंह लटकाते करते हुए बोली। इमोशनल ब्लैकमेल। खाना अपनी भूख के हिसाब से खाया जाता है, किसी और की भूख के हिसाब से नहीं, जश्न ने कहा और फिर अपना खाना जारी रखा। बस यही सब देखकर मुझे समझ नहीं आता कि आपका सही मूड कौन से वाला है, ये गुस्से वाला या वो अभी थोड़ी देर पहले था। अति ने गुस्से से कहा और अपनी जगह से उठ गई। जश्न ने उसे उठते देखा तो बोला, थोड़ी देर पहले क्या था? कुछ अलग था क्या? अति ने उसे ऐसे देखा जैसे कह रही हो कि शायद इस बंदे के अंदर कोई एंटीना लगा हुआ है जो बार बार हिल जाता है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, उसने कहा और बेड की तरफ चली गई। उसका वो नखरा और अदाएं देखकर जश्न हल्का सा मुस्कुराया और बोला, वैसे अगर बता दो कि थोड़ी देर पहले मूड कैसा था तो खाना खाने दूंगा। जश्न की बात सुनकर अति ने पलटकर उसकी तरफ देखा और गुस्से से घूरती रही। जश्न ने हाथ में निवाला लिया और उसके सामने बढ़ाकर मुंह से पाउट बनाते हुए फ्लाइंग किस दी तो अति नाक फुलाकर जाकर बेड पर लेट गई। जश्न ने अपना खाना खत्म किया और फिर एक प्लेट लेकर बेड की तरफ आया। अति तकिए के नीचे मुंह छिपाकर रो रही थी। उसकी सिसकियां जश्न को सुनाई दे रही थी, पर शायद ये जरूरी थी। अति को उसकी गलती का एहसास करवाना जरूरी था। जश्न ने प्लेट बेड पर रखी और अति के एक हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया। रो रो कर लाल हुआ नाक देखकर जश्न के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसे अति के वो लाल नाक बहुत प्यारा लगता था। अति रोती हुई आंखों से उसे देख रही थी। जश्न ने निवाला बनाया और उसकी तरफ बढ़ा दिया, लेकिन उसने चेहरा घुमा लिया।
जश्न ने एक हाथ से उसका चेहरा अपने सामने किया और बोला, प्यार वाले मूड से खिला रहा हूँ, गुस्से वाला मूड भी है ऑप्शन में। अगर इच्छा हो तो बता दो। नहीं, ये प्यार वाला ही सही है, अति ने कहा और मुंह खोल दिया। जश्न एक निवाला बनाता और अति को प्यार से खिलाता। अति की आंखों में आंसू आने को आतुर थे। अपनों ने पराया कर दिया, अपने मतलब के लिए एक दलदल में फेंक दिया, पर उस दलदल से एक पराया अपने घर ले आया और अपनों से बढ़कर अपना बना लिया। पर क्यों क्यों कर रहा है जश्न ऐसे? भूल मत कि वो तुझे किस जगह से लाया है, अगर वो उस जगह पर आता जाता है तो उसके शौक भी तू समझ रही होगी। आज तू है, कल कोई और होगी और परसों कोई और जब उसका मन भर जाता होगा तो उन लड़कियों का क्या हाल होता होगा, ये तो तू सोच भी नहीं सकती। रागिनी जी की बात अचानक ही उसे याद आ गई। 25 माई बेबी डॉल। अति रागिनी जी की बातों के बारे में सोच रही थी कि जश्न ने उसे पूरा खाना खिला भी दिया था। जश्न महसूस कर पा रहा था कि वो किसी गहरी सोच में खोई हुई है। उसकी आंखों में ठहरी हुई नमी बता रही थी वो इस वक्त जिस बात के बारे में भी सोच रही है वो बात उसे अंदर तक कितना परेशान कर रही होगी। खाना तो खत्म हो गया, कहो तो प्लेट और चम्मच भी साथ ही खिला दूं। जश्न ने कहा तो अति अपनी सोच में से बाहर आए और एकदम से काम गई। वो जल्दी से अपनी जगह से उठी और बोली, मैं अभी मुंह हाथ धोकर आती हूँ। बाथरूम में आकर उसने खुद को संभाला। रागिनी जी एक माँ है और माँ से बेहतर तो बच्चे को कोई नहीं जानता। तो क्या जो उन्होंने कहा वो सच था, या फिर जश्न जी जैसे मेरे साथ पेश आते हैं वो सच है? भले ही उनकी बातें कड़वी होती है लेकिन सच भी तो होती हैं। कभी गुस्सा करते हैं तो कभी प्यार भी तो करते हैं, मुझे थोड़ा थोड़ा समझकर अपनी बातें समझा भी लेते हैं। अगर वो मुझे उस जगह से बाहर नहीं लाते तो शायद आज मैं भी। कहते कहते उसकी जुबान भी काम गई और आंखों में आंसू आ गए। वो मुझे वहां से लाए क्यों? मेरे तो अपनों ने मुझसे किनारा कर लिया, इतना बड़ा विश्वासघात किया मेरे साथ, तो ये मुझे इतना अपनापन कैसे दे सकते हैं? किस पर यकीन करूं और कैसे करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। आईने के सामने वॉशबेसिन पर झुककर खड़ी वो काफी देर इस बात के बारे में सोचती रही और फिर एक गहरी और ठंडी सांस लेकर हाथ मुंह धोकर बाहर आ गई। जश्न ने अति के जाने के बाद बर्तन उठवा दिए थे और खुद भी बेड की एक साइड जाकर लेट गया था। अति ने उसे लेटे हुए देखा तो थोड़ा हैरान हो गई। वो भी आई और बेड की दूसरी तरफ आलथी पालथी मारकर बैठ गई और जश्न को देखने लगी। कुछ मिनट वो यूं ही उसे देखती रही और उसके पलटने का इंतजार करती रही, लेकिन जश्न यूं ही करवट लिए लेटा रहा। अति ने अपने गले को एक दो बार खराशा लेकिन फिर भी जश्न ने उसकी तरफ नहीं देखा। जितनी भी रात उन्होंने साथ बिताई थी हमेशा जश्न उसकी गोद में सर रखकर सोता था। ऐसे में आज उसका यूं मुंह फेर कर सो जाना अति को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो जश्न से साफ साफ कुछ कह भी नहीं सकती थी। आप सो रहे हैं क्या? उसने मुश्किल से पूछा। ना सोने की एक्टिंग कर रहा हूं। उद्धरण चिन्ह। किसी भी बात का जवाब आप ढंग से नहीं दे सकते क्या? अति ने मुंह बनाकर कहा। जो बात ही ढंग की ना हो उसका जवाब ढंग से कैसे दिया जाए? जश्न ने कहा तो वो और ज्यादा खींच गई। आपसे तो बात करना ही बेकार है। उद्धरण चिन्ह। बात करना क्या, मैं तो बंदा ही बेकार हूं। जश्न के जवाब से ज्यादा अति उसके यूं ही मुंह फेरे हुए जवाब देने से चिढ़ रही थी। आखिर में उसने ही हार मान ली और बेड पर लेटने लगी, लेकिन जैसे ही उसने पैर आगे बढ़ाने चाहे जश्न ने उसकी गोद में सर रख दिया और बोला, हरकतें भी बेकार ही है मेरी, लेकिन क्या करूं, आदत से मजबूर हूं। उसने कहा और अति का हाथ अपने बालों में रख दिया। अति के चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कुराहट आ गई। उसे खुद नहीं पता था कि ये खुशी किस बात की, लेकिन वो दुनिया जहां के दुख दिल में लिए भी इस पल में सबसे ज्यादा खुश थी। अति ने उसके बाल सहलाने शुरू किए तो जश्न फिर से पलट कर उसे पेट से लग गया। अति एकदम से सिहर उठी। ये एहसास उसके लिए बिल्कुल नए थे। मन में नई उमंगें सी दौड़ने लगती थी। सांसें तेज हो जाती थी, लेकिन जश्न के साथ उसे कभी भी गंदा महसूस नहीं होता था। आज तक उसने कभी किसी को खुद को छूने भी नहीं दिया था। जब शेखर सुरेश उसे छूते थे और जब उसे नवीन जोशी के आगे परोसा गया था तब वो जीते जी मरी थी। उसका मन करता था अपनी जान दे दे। उसे नफरत होती थी उन सब से। पर जश्न के साथ ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ, बल्कि उसके दिल में अलग ही हलचल सी होने लगती थी। जश्न को देखते हुए अचानक ही एक बार फिर रागिनी जी की बात उसके जहन में कौंध गई। तुम कैसी लड़की हो, ये तो इस बात से ही पता चलता है कि तुम्हें जश्न कहाँ से लेकर आया है और किस तरह बिना किसी रिश्ते के अपने साथ एक कमरे में रख रहा है। जब तुम्हें ये सब करते हुए शर्म नहीं आई तो हमारे सामने ये ड्रामा क्यों कर रही हो? जब बिना किसी रिश्ते एक पराये मर्द के साथ एक बिस्तर पर सोती हो तब तुम्हें शर्म नहीं? सही तो कहा था उन्होंने, हमारे बीच तो कोई भी रिश्ता नहीं, फिर मैं यहाँ आपके साथ आपके बिस्तर पर क्यों? ना ही आपको कोई हक है मुझे यहाँ रखने का और ना ही मुझे कोई हक है यहाँ रहने का। पर आखिर आप मुझे अपने साथ रख ही क्यों रहे हैं? यहाँ से कहीं जाने नहीं देते? सोचते सोचते ही अति जश्न के बालों में अपने हाथ चला रही थी। जश्न सो चुका था और अब अति की भी आंखें नींद से बोझिल होने लगी थी। अगली सुबह उनकी जिंदगी में क्या होने वाला है, अभी दोनों ही इस चीज से अनजान थे। सुबह हुई तो जश्न फिर से अति को अपनी बाहों में भरकर सोया हुआ था। बेबी डॉल हो तो तुम क्यूट पर थोड़ी नासमझ और बेसब्र हो, कोई ना तुम्हारे हिस्से की समझदारी और सब्र मैं रख लूंगा। जश्न ने अति के मासूम से चेहरे को देखते हुए मुस्कुराकर कहा। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा गंभीर हो गया और वो बेहद सख्ती से बोला, लेकिन अगर किसी ने तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाने की कोशिश की तो उसे फिर जश्न सिंह शेखावत की हैवानियत भी देखनी होगी। वो अपनी जगह से उठा तो अति की भी आंख खुल गई। आज कुंभकर्ण ने अपनी नींद कैसे त्याग दी? वो उसे देखते हुए बड़बड़ाया। अति ने घूर कर उसे देखा, लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर बाथरूम में चला गया।
अति उसे देखती रही। अभी सुबह होने में वक्त था लेकिन आज महाशिवरात्रि थी इसलिए आज खास पूजा होने वाली थी। नहा धोकर जश्न बाथरूम से बाहर आया तो अति दोबारा सो चुकी थी। उसने उसे गोद में उठाया और ले जाकर शावर के नीचे खड़ा कर दिया। प्लीज 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 पानी मत चलाना। खुल गई मेरी आंखें, अति चिल्लाए और आगे की तरफ भागी लेकिन आगे खड़े जश्न के साथ ही उसकी टक्कर हो गई और दोनों ही धड़ाम से नीचे गिर गए। तब तक जश्न शावर भी ऑन कर चुका था जिससे दोनों पर ही शावर का पानी गिरने लगा। अति जश्न के नीचे थी। कहाँ चट्टान सा जश्न और कहाँ मोमसी अति। दर्द से उसकी चीख निकल गई। जश्न जल्दी से खड़ा हुआ और उसे भी गोद में उठाकर बाहर बिस्तर में ले गया। अति दर्द से रोए जा रही थी। उसकी कमर पर लगी थी और वो ठंड की वजह काम भी रही थी। जश्न ने उसके कपड़े उतारने की बजाय फाड़ ही दिए और जल्दी से उसे कंबल में लपेट लिया और फिर कबर्ड में से दवा लेने गया। अति हैरानी से उसे देख रही थी कैसे ये बंदा इतनी सहजता से सब कुछ कर लेता है। उसके लिए ये सब चीजें मायने ही नहीं रखती, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता जबकि वो खुद पूरी तरह सुन्न हो जाती है। जश्न उसे दवाई लगा रहा था और वो जश्न के चेहरे को देख रही थी जो इस वक्त बेहद गंभीर था जिस पर परेशानी साफ झलक रही थी। चोट तो उसे लगी थी लेकिन शायद उसके दर्द का एहसास जश्न को भी हो रहा था। बस बस अभी ठीक हो जाएगा बेबी डॉल। मैं कोई बेबी नहीं हूँ, उसने रोते रोते ही कहा। पर हरकतें तो तुम्हारी 10 साल के बच्चे जितनी हैं। नहीं जी, मैं पूरी 17 साल की हूँ और 18 की होने वाली हूँ। फिर तो तुम नो डाउट बेबी डॉल ही हो, जश्न ने कहा और फिर एकदम से उसके चेहरे के बिल्कुल पास आया और उसके कानों के पास अपने होंठ लाते हुए बोला, माय बेबी डॉल। उसकी वो गर्म सांसें और मदहोशी भरी आवाज सुनकर अति के रोंगटे खड़े हो गए। ना वो जवाब दे पाई ना अपनी जगह से हिल पाए, बस कंबल पर मुठ्ठियां कसकर रह गई। उसकी हालत देखकर जश्न के लबों पर मुस्कुराहट ठहर गई। उसने अपने कपड़े उतारे और दूसरे कपड़े पहनने लगा। उसने नीचे धोती पहनी थी और ऊपर कुछ भी नहीं था। उसे देखकर अति के होश उड़ रहे थे और अपनी हालत देखकर घबराहट हो रही थी कि अब वो क्या करे। जश्न ने उसे सोचों में देख अलमारी से उसके कपड़े भी निकाले और टेबल पर रखकर बोला, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। अति ने उसे जाते देख राहत की सांस ली और तैयार होने के लिए उठ गई। घर के एक तरह बड़ा सा महादेव का मंदिर बना हुआ था। जश्न बिना और कहीं देखे सीधा मंदिर की तरफ ही बढ़ गया। उसे जाते देख रागिनी जी ने मनीषा की तरफ देखा, जो ललसाई नजरों से जश्न को ही देख रही थी। तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? उन्होंने पूछा तो मनीषा ने एकदम से उनकी तरफ देखा और फिर खुद को संभालते हुए बोली, आप फिक्र मत कीजिए सासू माँ, आप तो बस देखिए कैसे आज उस लड़की को इस घर से बाहर फेंका जाएगा। उसके बाद दोनों के चेहरे पर ही एक साजिश भरी मुस्कुराहट थी। 26 रखेल या जश्न मंदिर में आ चुका था जहां पंडित जी महापूजा की तैयारी कर रहे थे। अति तैयार होकर नीचे आई तो उसकी नजरें जश्न को ढूंढने लगी। रमा आंटी ने उसे देखा तो उसे बताया कि जश्न मंदिर की तरफ गया है। अति भी उनसे मंदिर का पूछकर वहीं आ गई। मनीषा और रागिनी भी अति को देखकर जल्दी से उसके साथ साथ ही मंदिर में आई। जश्न नीचे पाटे पर बैठा था और पंडित जी बस पूजा शुरू करने वाले ही थे। रागिनी जी चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लिए जश्न को देख रही थी। जब से नियति तुम्हारी जिंदगी से गई है तब से तुमने ये महापूजा नहीं की। वो हमेशा तुम्हारे साथ बैठकर ये पूजा करती थी। जब से वो गई तब से ये महाशिवरात्रि तुम्हारे लिए कोई त्योहार नहीं बल्कि मातम का दिन होता है। आज मैं देखती हूँ तुम कैसे ये पूजा करते हो। तुम क्या सोच रहे हो तुम इस लड़की को नियति की जगह दे दोगे? तुम खुद को बेवकूफ बना सकते हो, हमें नहीं। तुम क्या सोच रहे हो कि तुम 2 दिन दिखावा करोगे कि तुम नियति की जगह किसी और को दे सकते हो तो हम मान लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम जानते हैं ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम्हारी जिंदगी में नियति की जगह कोई नहीं ले सकता और आज ये बात साबित हो जाएगी। अति जश्न की तरफ देख रही थी। वो नीचे बैठने लगी तो रागिनी ने जल्दी से मनीषा को इशारा किया। मनीषा ने भी उनका इशारा पाकर जल्दी से अति को रोका और उसे जाकर जश्न के साथ वाले पाटे पर जाकर बैठने को कहा। उनकी बात सुन अति भी हैरान हुई कि आज उन्होंने उससे इतने अच्छे से कैसे बात की, लेकिन फिर ज्यादा ध्यान दिए बिना वो मुस्कुराकर आगे बढ़ गई। अति जैसे ही नीचे बैठी पंडित जी ने पूजा शुरू कर दी। जश्न की आंखें बंद थी लेकिन चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। अरे अरे पंडित जी, ये आप क्या कर रहे हैं? इस पराई लड़की को इस जगह पर बिठाकर आप ये पूजा कैसे शुरू कर सकते हैं? पंडित जी ने जैसे ही अति के हाथों में फूल रखे मनीषा ने उन्हें टोका। पंडित जी ने अपने हाथ रोक लिया और बोले, माफ करिएगा, हमें लगा आप इस जगह पर आकर बैठी है तो आप इनकी पत्नी है। अरे पंडित जी, पत्नी कहाँ? ये लड़की तो इस पूजा में वैसे भी बैठने लायक नहीं। जिनकी चरित्र मैले होते हैं उन लड़कियों से इतने शुभ काम नहीं करवाए जाते। ये आप क्या कह रही हैं यजमान? मैं कुछ समझा नहीं, पंडित जी ने चौंकते हुए पूछा। अति की आंखों में उनकी बातें सुनकर आंसू आने लगे थे लेकिन जश्न अभी भी ज्यों का त्यों ही बैठा था। रागिनी जी और मनीषा के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट तैर रही थी। रागिनी जी ने मनीषा से फिर से इशारा किया तो वो आगे की तरफ बढ़ी और पंडित जी की तरफ देखते हुए बोली, अब आपसे क्या छुपाना पंडित जी। आप इस घर के पुराने पुरोहित हैं, पर अब आप ही बताइए, जो लड़कियां बिना किसी रिश्ते के पराए मर्द के साथ एक ही कमरे में दिन रात रहे उन्हें क्या कहा जाता है? जो लड़कियां खुद मुंह काला करके औरों की रातें रंगीन करती हैं, उनके चरित्र भी मैले ही नहीं काले भी होते हैं। अब पुरुषों की तो 100 जरूरतें होती हैं, लेकिन ऐसी लड़कियों को सिर्फ पैसों के लिए अपनी इज्जत तक दे देती हैं। मनीषा बकवास किए जा रही थी और अति उनकी बातें सुनकर रोए जा रही थी। उसने जश्न की तरफ देखा जो अभी भी आंखें बंद किए मुस्कुराते हुए वैसे ही बैठा था।
एक दिन आपने मेरी इज्जत को नीलाम होने से बचाया था, लेकिन आज आपकी वजह से ही उसे तार तार किया जा रहा है और आप यूं मुस्कुराते हुए बैठे हैं। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल ही नहीं थी, अति ने जश्न को देखते हुए मन ही मन कहा। पंडित जी ने अति को देखते हुए कहा, छी छी छी, घोर कलयुग आ गया। वो भी अति को नफरत से देख रहे हैं। मनीषा के चेहरे पर बेशर्मी भरी मुस्कुराहट और भी ज्यादा लंबी हो गई थी। वो बेशर्मी से हंसते हुए बोली, अब आप ही बताइए, क्या ऐसी लड़कियां पूजा में बैठने लायक भी होती है? अरे आपने तो एक रखेल को पत्नी का दर्जा दे दिया। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अब तो ये पूजा तभी होगी जब आप इस लड़की को इस घर से बाहर निकालेंगे। अपने लिए इतनी गंदी बातें सुनकर अति अब वहां और नहीं रुक सकती थी और ऊपर से जश्न का रवैया, वो बुरी तरह से आहत हो चुकी थी। वो अपनी जगह से उठने लगी, लेकिन उसी वक्त जश्न ने उसके हाथ को पकड़ा और गुस्से से उसे देखने लगा। फिर उसने अपनी नजरें पंडित जी पर टिका दी। उसकी गुस्से से जलती आंखें देखकर पंडित जी भी सहम गए। जश्न ने सामने पूजा की सामग्री की तरफ देखा और वहां रखी सिंदूर की डिब्बी उठाकर सारा सिंदूर मुट्ठी में भरा और अति की मांग पर सजा दिया। अति एकदम से ठंडी पड़ गई, कुछ कह भी ना सकी, बस जश्न की तरफ देखती रही। और कोई भी कुछ सोचता समझता उससे पहले ही वो सिंदूर अति के पूरे माथे को छुपा चुका था। ये क्या किया आपने? ये सिंदूर मां पार्वती के चरणों से लिया गया था और सिर्फ पत्नियों की मांग में ही भरा जाता है, पंडित जी ने कहा। रागिनी, मनीषा दोनों बुद्ध बनी वो सब देखती ही खड़ी रह गई। दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। ध्यान से देखिए, इसे पत्नी है ये मेरी, जश्न ने अति की तरफ देखकर कहा। अति की सांसें तो ऐसे चल रही थी जैसे इंटरसिटी एक्सप्रेस और आंखें बड़ी हो गई थी। पूरा जिस्म कांप रहा था उसका। जश्न के मुंह से अपने लिए पत्नी शब्द सुनना उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ये क्या किया तुमने जश्न, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ये लड़की हमारे खानदान की बहू कभी नहीं बन सकती, रागिनी जी ने चिल्लाते हुए कहा। उनकी बात सुनकर जश्न व्यंग से मुस्कुराया और बोला, खानदान भी मेरा और बीवी भी मेरी। आप चुप रहे तो बेहतर होगा। उसकी बात सुनकर रागिनी जी अपनी मुठिया कसकर रह गई। मनीषा भी गुस्से से अति को देख रही थी। उसका दिल कर रहा था अभी उसका गला दबा दे। जश्न पंडित जी की तरफ देखते हुए बोला, मेरी बीवी को तो आपने देख लिया, अब उस तरफ देखिए। कहते हुए ही उसने सामने की तरफ इशारा किया जहां एक थाल भरा था जो सोने चांदी के सिक्कों से भरा था। ये दान आज की पूजा के बाद आपको दक्षिणा में दिया जाने वाला था। अगर अब पूजा शुरू करनी हो तो ठीक, वरना इस शहर में पंडितों की कोई कमी नहीं। पंडित जी उसकी बात सुनकर दांत निकालते हुए बोले, अरे नहीं नहीं यजमान, आप गुस्सा हो रहे हैं। ये आपकी पत्नी है तो इन्हें इस पूजा में बैठने का और हिस्सा लेने का पूरा हक है। उन्होंने जल्दी से मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए, लेकिन उसी वक्त अति ने जश्न से अपना हाथ छुड़वाया और अपने जगह से खड़ी होते हुए बोली, नहीं मैं नहीं मानती ये शादी। उसे यूं खड़े होते देख रागिनी जी के चेहरे पर एविल स्माइल आ गई। 27 पागलपन। पंडित जी ने जैसे ही मंत्र उच्चारण शुरू किए, अति ने जश्न से अपना हाथ छुड़वाया और एकदम से खड़ी होकर बोली, नहीं मैं नहीं मानती है शादी, मुझे नहीं बनना इनकी पत्नी, कोई पूजा नहीं करनी मुझे। जश्न एकदम हैरान रह गया। वो गुस्से और हैरानी के मिले जुले भाव से अति को देख रहा था। रखेल कभी पत्नी बन भी नहीं सकती। मनीषा बड़बड़ाई, लेकिन उसका बड़बड़ाना भी सब लोगों को साफ सुनाई दिया। जश्न की गुस्से में मुठिया कस गई, लेकिन अब ये गुस्सा किस पर और कैसे निकलना था इसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता था। उसने यूं ही बैठे बैठे अति का हाथ पकड़ा और उसे नीचे खींच लिया, जिससे अति सीधा उसकी गोद में जाकर गिरी। अगले ही पल जश्न ने उसे अपनी बाहों में कस लिया और बोला, तुम्हारे मानने या ना मानने से कुछ नहीं होता। मैंने एक बार कह दिया तुम मेरी बीवी हो तो हो। तुम तो क्या सामने बैठे महादेव भी अब इस बात को झुठला नहीं सकते। उसके कहने में जो गंभीरता जो शक्ति थी, अति उसका सामना कर ही नहीं पाई। यूं ही उसकी गोद में बैठी रह गई। उसके बाद जश्न ने पंडित जी की तरफ देखा और गुस्से से ही बोला, पत्नी को गोद में बिठाकर भी पूजा की जा सकती है ना? पंडित जी ने उसका गुस्सा देखकर जल्दी से सिर हाँ में हिला दिया तो वो आगे बोला, फिर देर किस बात की है? या फिर कोई और पंडित बुलाऊं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पंडित जी ने जल्दी से मंत्र पढ़ने शुरू किए जैसे कोई तोता कोई बात रट रहा हो। अति दक्ष की गोद में बैठी थी और जश्न पूजा किया जा रहा था। अति का ध्यान पूजा में कम और जश्न के चेहरे पर ज्यादा था। आपके लिए किसी और की मर्जी तो मायने ही नहीं रखती, बस हर जगह अपना हुक्म चलाना है। मैं इंसान हूं, मेरी भी अपनी मर्जी है, इच्छा है, लेकिन आप हमेशा बस मुझे एक चीज की तरह ही समझते हैं जिसे जब चाहे जैसे इस्तेमाल किया और जब चाहे जो कह दिया, पर अब नहीं। बहुत सहली मैंने आपकी मनमानी। बेशक आपने मुझे खरीदा है, लेकिन ये सौदा आपका मुझसे तो नहीं हुआ। आप होंगे कहीं के राजकुमार, लेकिन मैं आपकी गुलाम नहीं। मैं आपके हाथों की कठपुतली नहीं बनूंगी। मुझे खरीद कर भी आप कभी मुझे खरीद नहीं पाएंगे, अति मन में कह रही थी। पूजा संपन्न हुई। वैसे तो आपने सारा सिंदूर पहले ही अपनी पत्नी की मांग में भर दिया है, लेकिन अगर पूजा के बाद ये सिंदूर पति अपनी पत्नी की मांग में भरता है तो और भी ज्यादा शुभ होता है। पंडित जी ने दूसरी डिब्बी में रखे सिंदूर की तरफ इशारा करते हुए कहा तो जश्न ने एक बार फिर से वो डिब्बी उठाई और पूरी की पूरी अति की मांग में भर दी। वैसे अगर एक चुटकी भी भरते तो बहुत थी, पंडित जी ने कहा तो जश्न ने गुस्से से उन्हें देखा और बोला, बीवी मेरी, सिंदूर मेरा, मर्जी मेरी। आपको कोई दिक्कत? पूजा हो गई ना, आपका काम खत्म। उसके बाद उसने रमा आंटी को इशारा किया तो रमा जी ने वो दक्षिणा की थाल उठाकर उन्हें दे दी तो वो खुश होकर वहां से चले गए। पंडित जी के वहां से जाते ही जश्न ने अति की तरफ देखा जो अभी भी उसके चेहरे की तरफ ही देख रही थी। उसके कानों में जश्न के कहे शब्द गूंज रहे थे, मेरी बीवी मेरी मर्जी, सब कुछ सिर्फ आपका, किसी और की हाँ या ना आपके लिए मायने ही नहीं रखती। बेबी डॉल। जश्न ने उसे पुकारा तो वो वापस होश में आए।
अगले ही पल वो एक झटके से जश्न की गोद में से खड़ी हुई और गुस्से से उसे देखते हुए बोली, मैं इस शादी को कभी नहीं मानूंगी, मैं आज ही ये घर छोड़कर चली जाऊंगी और अब आप भी मुझे नहीं रोक पाएंगे। तुम क्या, इस शादी को तो हम भी नहीं मानते, तुम्हें इस घर की बहू हम कभी नहीं स्वीकार कर सकते। रागिनी जी ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा तो जश्न भी अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, मुझे समझ नहीं आता माँ, आखिर आप एक माँ होकर भी कैसे मेरी खुशियों को मना कर सकती हैं। जब आपको पता है कि मेरी खुशी अति में है, मैं उसे अपनी बीवी मानता हूँ, तो आप ऐतराज कैसे कर सकती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझे अपना सौतेला बेटा मानती हैं और इसीलिए मेरी खुशियां आपसे बर्दाश्त नहीं होती। जश्न की सहज भाव और चाशनी में लपेट कर कही गई बातें भी रागिनी जी के लिए किसी थप्पड़ से कम नहीं थी। उन्होंने गुस्से में अति को घूरा और फिर जश्न की तरफ प्यार से देखते हुए बोली, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने हमेशा तुम्हें अपने सगे बेटे से भी ज्यादा प्यार किया है, उससे भी ज्यादा स्नेह और ममता दी है। हमें तुम्हारी परवाह है, इसलिए तुम्हें समझा रहे हैं कि ये लड़की तुम्हारे लायक नहीं। आप ही तो कहती है थी कि मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, फिर अब आप अति को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही। जश्न ने उनकी बात बीच में काटकर फिर से सवाल किया। रागिनी जी अपनी ही बात में फंस रही थी। आज तक वो हमेशा जश्न से दोबारा शादी करने को कहती रही, लेकिन उन्हें क्या पता था सच में ऐसा कुछ हो जाएगा। हम तुम्हारी खुशियां चाहते हैं, इसीलिए हम भी यही चाहते हैं कि तुम दोबारा शादी करो। दोबारा शादी सुनकर अति ने नजरें उठाकर जश्न की तरफ देखा। उसी वक्त जश्न ने भी अति की तरफ देखा तो दोनों की एक पल के लिए नजरें मिली। अगले ही पल अति ने उससे अपनी नजरें फेर ली। हम भी यही चाहते हैं, तुम दोबारा शादी करो, लेकिन किसी अच्छे खानदान की लड़की से, जिनका समाज में कोई नाम हो, हैसियत हो, रुतबा हो। उनकी बात सुनकर जश्न व्यंग से मुस्कुराया और बोला, मेरी हैसियत इतनी है कि किसी और की हैसियत नहीं मेरे आगे खड़े होने की, और ये बात तो आप अच्छे से जानती हैं। उसका वो मुस्कुराकर ये बात कहना और रागिनी जी के तन बदन में आग लग गई। जश्न एक कदम आगे बढ़ा और अति का हाथ अपने हाथ में पकड़कर उसे अपने बिल्कुल करीब खड़ा करते हुए बोला, और अब तो ये लड़की बीवी है मेरी, तो मेरा सब कुछ इसका ही हुआ। मेरी हैसियत भी, मेरा रुतबा भी और मेरा नाम भी। उसके कहने से रागिनी जी बुरी तरह चिढ़ रही थी। उन्होंने बहुत मुश्किल से खुद पर कंट्रोल किया हुआ था। लेकिन मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए, कहते हुए अति ने अपना हाथ छुड़वाया और फिर आगे बोली, ना ही मुझे आपका नाम चाहिए और ना ही आपका ये रुतबा। मैं आपको अपना पति कभी नहीं मानूंगी। इतना कहकर वो जल्दी से ऊपर कमरे की तरफ भाग गई। उसे यूं भागते देख जश्न के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन अगले ही पल जब उसकी नजरें मनीषा पर गई तो उसका चेहरे में फिर से किसी राक्षस की छवि दिखाई देने लगी। गुस्से से कांपता हुआ चेहरा और उभरी हुई नसें बता रही थी कि अब तूफान आने वाला है। मनीषा ने भी जब जश्न की नजर खुद पर पाई तो बुरी तरह से सहम गई। रागिनी जी की बातों में आकर उसने सांप के बिल में हाथ डाल तो दिया, लेकिन अब सांप के डंक से तो उसे रागिनी जी भी नहीं बचा सकती थी। वो अपना एक कदम भी पीछे लेती उससे पहले ही जश्न उसकी तरफ बढ़ा और उसकी गर्दन को पकड़ते हुए उसे पीछे की तरफ खींचते हुए दीवार तक ले गया। रागिनी जी ये सब देखकर एकदम से कांप गई और जल्दी से उनकी तरफ भागी। उन्होंने जश्न के हाथों से मनीषा की गर्दन को छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन जश्न अपनी आंख गलती नजरों से मनीषा को घूर रहा था। छोड़ो जश्न, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे भाई की बीवी है वो। रागिनी जी उससे छुड़वाते हुए चिल्लाए। और जिसके बारे में इसने बकवास की वो मेरी बीवी है। जश्न गुस्से में गरजा। भाई, उसी वक्त हर्ष भी वहां पर आया। अभी तक वो सो रहा था, लेकिन अब बाहर का शोर सुनकर उसकी आंख खुल गई थी। वो जल्दी से भागते हुए उनके पास आया और जश्न को पीछे खींचने लगा, लेकिन जश्न को थोड़ा सा भी हिलाना भी उनके बस की बात नहीं थी। मनीषा की हालत बुरी हो चुकी थी। चेहरा पूरा काला पड़ गया था और सांसें घुटनी शुरू हो गई थी। ऐसा क्या हुआ है भाई, जो आप मनीषा की जान के पीछे पड़े हैं? प्लीज आप खुद पर काबू रखिए। वो मेरी पत्नी है, आप उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। हर्ष मनीषा को उससे छुड़वाते हुए बोल रहा था, लेकिन जश्न की पकड़ बहुत ज्यादा कसी हुई थी। उसकी नजरें सिर्फ मनीषा पर थी। वो बेहद गुस्से में कांपते हुए बोला, पागल हूं मैं, और अगली बार मेरा पागलपन ना देखना हो तो मुझसे और मेरी बीवी से दूर रहना। इतना कहकर ही उसने एक झटके में मनीषा को छोड़ दिया तो वो जाकर नीचे फर्श पर गिर गई और सांस लेने के लिए छटपटाने लगी। उसके बाद उसने हर्ष की तरफ देखा और बोला, मुझे काबू में रहने के लिए बोलने से पहले अपनी बीवी को काबू में रखना सीखो, वरना आज तो जिंदा छोड़ दिया, इसे अगली बार नर्क में भेजकर ही छोड़ूंगा। उद्धरण चिन्ह। हर्ष जल्दी से मनीषा की तरफ बढ़ा और उसे संभालने लगा। रागिनी जी भी उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। उन तीनों को एक नजर गुस्से से देख जश्न अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, लेकिन सीढ़ियों पर एक कदम रखते ही उसकी नजर ऊपर खड़ी अति पर गई, जो ना जाने कब से ये सब अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रही थी और अब उसकी आंखें आंसुओं से लबालब भरी हुई थी। 28 अब लग रही हो ना मेरी बेबी डॉल डॉल। जश्न को ऊपर आते देख अति जल्दी से कमरे की तरफ चली गई। जश्न का ये रूप देखकर उसे डर भी लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। उसने अलमारी से कुछ लिया और जल्दी से बाथरूम में चली गई। जश्न कमरे में आया तो अति को ढूंढने लगा, पर उसे वहां ना पाकर वो बाहर आने लगा, लेकिन तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और अति बाहर आई। जश्न की नजर उस पर गई तो उसे राहत मिली, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा गुस्से से भर गया। अति ने इस वक्त जो कपड़े पहने हुए थे वो वही कपड़े थे जो वो उस कोठे से पहनकर आई थी। जश्न गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा। उसकी घूरती और गुस्से से भरी नजरें खुद पर पाकर एक पल के लिए तो अति भी सहम गई, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और दूसरी तरफ निकलने लगी। वो उसके पास से गुजरती उससे पहले ही जश्न ने उसका हाथ पकड़ा और उसे दीवार से लगा दिया। हिम्मत भी कैसी हुई तुम्हारी ये कपड़े दोबारा पहनने की? जश्न ने गुस्से से गरजते हुए पूछा। और आपकी हिम्मत कैसे हुई बिना मुझसे पूछे मेरी मांग में सिंदूर भरने की? अति ने हिम्मत से पूछ ही लिया। उसके सवाल से उसकी बांह पर जश्न की पकड़ और भी ज्यादा कस गई।
कुछ करने से पहले मैं किसी की परमिशन नहीं लेता। उद्धरण चिन्ह। तो फिर ये उम्मीद भी क्यों रखते हैं कि कोई हर काम आपके हिसाब से करे? आपके कहे से कपड़े पहने, आपके कहे से खाए, आपके कहे से सोए और आपके कहे से बोले। उद्धरण चिन्ह। उफ, मेरी बेबी डॉल का एटीट्यूड। बीवी बनते ही तेवर बदल गए तुम्हारे तो, पर आई लाइक इट। बात बात पर रोने वाली लड़कियां तो मुझे पसंद भी नहीं। अति उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराए और बोली, यही तो बात है, आपको बस हर चीज अपनी पसंद से चाहिए। दूसरों की पसंद तो आप अपनी जूती तले रखते हैं, लेकिन ध्यान से सुन लीजिए, मैं ना ही आपकी बीवी हूं और ना ही आपकी बेबी डॉल। और अब ना ही मुझे यहाँ रहना है। आपने मुझे उस जगह से बाहर निकाला, उसके लिए आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके एहसान के बदले जिंदगी भर आपकी गुलाम बनकर रहूंगी। जश्न उसकी बात सुनता रहा, लेकिन उसने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसने उसे छोड़ दिया और अलमारी की तरफ बढ़ गया। उसने अलमारी से एक सुर्ख लाल रंग का सूट निकाला और वापस अति के पास उसके आगे वो सूट बढ़ाते हुए बोला, नई नवेली दुल्हन पर लाल रंग बेहद जचता है। जल्दी से इसे पहन कर आओ। उसकी बात सुनकर अति ने वो कपड़े लेकर सोफे पर फेंक दिए और हंसते हुए बोली, शायद आपने मेरी बात सुनी नहीं, इसलिए दोबारा कह देती हूँ, मैं यहाँ नहीं रहूंगी और अब मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे यहाँ से जाना है। मैं जो कपड़े पहनकर आई थी वही। चर्र की आवाज के साथ अति का पहना सूट आगे से पूरा फट गया। उसने जल्दी से अपने सीने पर हाथ रख लिया, लेकिन जश्न उसके बिल्कुल करीब हो गया। क्या कहा तुमने? दोबारा कहना, जश्न ने कहा और उसकी आंखों में देखने लगा। आप मेरे साथ यूं जबरदस्ती नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह। तुमने मजबूर किया माय बेबी डॉल। नहीं हूं मैं आपकी बेबी डॉल, अति ने कहा और उसकी आंखों में बनी नमी आंसू बनकर बाहर आने ही लगी कि उसके गाल से उछलते हुए आंसू को जश्न ने जल्दी से अपने होंठों से पी लिया और बोला, तुम मेरी बेबी डॉल हो और हमेशा रहोगी। जिद मत करो और प्यार से मान जाओ, क्योंकि तुम्हारे साथ जबरदस्ती मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता। क्यों डर है आपको कि आपका असली रूप मेरे सामने आया तो मैं भी आपको छोड़कर चली जाऊंगी, जैसे शायद आपकी पहली बीवी आपको छोड़कर चली गई। उसके साथ भी यूं ही जबरदस्ती करते होगे आप। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर जश्न का एक्सप्रेशनलेस चेहरा गुस्से से भर गया। वो अति के बिल्कुल करीब हुआ और एकदम से उसके होंठों को अपने होंठों में लेकर उन्हें पूरी शिद्दत से चूमने लगा। अति ने उसे धक्का देना चाहा, लेकिन उसने उसके हाथों को अपने हाथों में जकड़ लिया और पैशनेटली उसे चूमता रहा। हार कर अति ने उसे खुद से छुड़वाने की कोशिश बंद की और उसे वो करने देती रही जो वो चाहता है। कभी गुस्सा तो कभी प्यार, दोनों ही एक साथ। जश्न अपनी किस के जरिए अति को महसूस करवा रहा था, कभी उसके होंठों को हल्का सा काटता तो कभी उसी जगह पर उसे स्मूथली किस करता। पूरा आधा घंटा वो उसके होंठों के साथ यूं ही खेलता रहा। और इन सब में कब अति के हाथ भी जश्न के हाथों पर कस गए और कब वो भी इस खेल में शामिल हो गई, उसे पता ही नहीं चला। आखिर जब उसने उसे छोड़ा तो अति के सिंदूर से भरे माथे और उसके होंठों में से क्या ज्यादा लाल है, समझना मुश्किल था। अगर किसी और ने वो बकवास की होती तो उसका गाल लाल होता। लेकिन तुम्हें मारना तो दूर, मेरी बेबी डॉल, तुम पर तो मैं खुद मर जाऊं। जश्न ने कहा तो अति का दिल एकदम से धड़क उठा। वो बस उसे देखती ही रह गई। उसने उसके हाथ छोड़े और उनमें वो कपड़े रख दिए जो वो उसके लिए अलमारी से लाया था। जल्दी से इन्हें पहन कर आओ, वरना अगर मैंने पहनाए तो इस बार 1 घंटा नहीं छोड़ूंगा। उसका इतना कहना था कि अति ने वो कपड़े कसकर पकड़ लिए और बाथरूम की तरफ भाग गई। उसने अंदर आकर सबसे पहले अपनी दौड़ती हुई सांसों को काबू किया, जो जश्न की उस अंतरंगी किस से अभी भी तूफान बनकर उसके सीने में घूम रही थी। वो तो है ही जिद्दी और गुस्सैल, लेकिन मुझे क्या कीड़ा काट जाता है। क्या होता है ये, जब वो पास आते हैं तो मैं खुद पर काबू खो देती हूँ। वो खुद से सवाल कर रही थी। तुम नहीं दे पाओगी उन सवालों का जवाब, बाहर आओ मैं बताता हूँ। जश्न की आवाज आई तो वो एकदम से चौंक गई। इस बंदे ने मेरे अंदर कोई माइक तो नहीं फिट कर दिया। वो खुद को ही चेक करने लगी। वो कपड़े बदल कर बाहर आई तो जश्न आईने के सामने खड़ा था। वो बेड की तरफ जाने लगी तो जश्न उसे देखते हुए बोला, अभी नहीं बेबी डॉल, सुहागरात में तो अभी वक्त है, पहले तुम इधर आओ। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर अति के रोंगटे खड़े हो गए। जश्न ने उसका हाथ पकड़ा और उसे आईने के सामने ले आया। अति की हालत उसे खुद को ही समझ नहीं आ रही थी। वो इस बंदे की बातों पर गुस्सा करे या उन्हें सुन शर्माए, उससे डरे या सब कुछ किस्मत पर छोड़ उसके साथ उसकी ही दुनिया में खो जाए। वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और दूसरों के सामने भी उसकी ढाल बनकर खड़ा हो जाता, लेकिन उसकी मर्जी का ख्याल बिल्कुल नहीं करता। आंखें बंद करना बेबी डॉल, जश्न ने कहा तो वो अपनी सोचों में से बाहर आई। बिना कोई बहस उसने अपनी आंखें बंद कर ली। जश्न की उंगलियां उसकी गर्दन को छू रही थी और अचानक से वो पूरी सिहर गई जब उसे जश्न के ठंडे होंठ अपनी गर्दन पर महसूस हुए। उसकी हल्की सी सिसकी निकल गई। अब लग रही हो ना मेरी बेबी डॉल, जश्न ने कहा तो उसने अपनी आंखें खोली। 29 आए मेरी बीवी के तेवर। हर्ष मनीषा को संभाल कर सोफे की तरफ ले आया था। उसने उसे पानी का गिलास दिया और आराम से सांस लेने को कहा, लेकिन मनीषा तो गुस्से से रागनी जी को घूर रही थी। सिर्फ उनके कहने पर ही उसने ये सब किया था। उन्होंने उसे यकीन दिलाया था कि अगर वो ऐसा करेगी तो जश्न अति को घर से बाहर निकाल देगा, लेकिन इन सबसे तो अति परमानेंट ही इस घर में शिफ्ट हो गई। उसे बाहर निकालना तो दूर, जश्न ने उसके साथ शादी कर ली। अब उसका ख्वाब हमेशा हमेशा के लिए ख्वाब ही रह गया। ऐसा भी क्या कर दिया तुमने जो जश्न भाई को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया? मैंने कितनी बार मना किया है तुमसे कि तुम उन्हें परेशान मत किया करो, उनके रास्ते में मत आया करो। कुछ परेशान नहीं किया मैंने उन्हें, सिर्फ सच बोला था। अब एक रखेल को रखेल नहीं तो। उसने अभी इतना कहा ही था कि एक तमाचा उसके मुंह पर लगा जो हर्ष ने उसे मारा था।
अब वो गुस्से से हर्ष को देख रही थी। हर्ष भी गुस्से से उसे घूरते हुए बोला, अगर मुझे पहले पता होता कि तुमने इतनी बड़ी बदतमीजी की है तो तुम्हें उनके हाथों से कभी छुड़वाता ही नहीं, अच्छा होता तुम वही मर जाती। डॉट डॉट इतना कहकर वो गुस्से में वहां से चला गया। उसने जाते ही मनीषा अपनी जगह से उठी और रागिनी जी की तरफ बढ़ी। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आप खुद तो उसकी नजरों में सही बन गई लेकिन मुझे गलत बना दिया। आज मेरा जो इतना अपमान हुआ है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी और ना ही आपको कभी भूलने दूंगी। इतना कहकर वो फुकारती हुई अपने कमरे में चली गई। रागिनी जी गुस्से से उसे जाते देखती रही। बहुत गलत किया तुमने जश्न, मैंने कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम किसी और को अपनी जिंदगी में भी ला सकते हो, लेकिन तुमने तो हद ही कर दी, दूसरी शादी ही कर ली, लगता है अब मुझे अपना हुक्म का इक्का लाना ही पड़ेगा। उन्होंने गुस्से से दांत पीसते हुए, उनके चेहरे पर इस वक्त षड्यंत्र भरे भाव थे। अब लग रही हो ना मेरी बेबी डॉल। जैसे ही जश्न ने कहा अति ने अपनी आंखें खोलकर देखा। सबसे पहली नजर उसकी उसके गले में पहने मंगलसूत्र पर गई जिस पर जश्न की भी नजरें थी। उस मंगलसूत्र को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। जे और ए अल्फाबेट से बना मंगलसूत्र जश्न ने पहले ही बनवा रखा था, लेकिन क्यों? उसकी धड़कनों ने फिर से शोर मचा दिया, कभी खुद को देखती तो कभी जश्न को। और एक नजर फिर उसने आईने में से खुद पर डाली, माथे में भरा सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और सुर्ख लाल सूट पहने वो सच में नई दुल्हन ही लग रही थी। अम्मा रुको, एक कमी तो अभी भी है, जश्न ने कहा और फिर अलमारी की तरफ बढ़ा। अलमारी में एक साइड उसका लॉकर अटैच था। उसने अपने फिंगरप्रिंट से उसे अनलॉक किया और एक ज्वेलरी बॉक्स निकाला। ज्वेलरी बॉक्स लेकर वो फिर से अति के पास आया और उसे खोलकर आईने के सामने रख दिया। अति ने देखा तो वो बॉक्स चूड़ियों से भरा हुआ था जिसमें बेहद कीमती डायमंड की चूड़ियां थी। उस बॉक्स में से चूड़ियां निकालकर जश्न अति के हाथ में पहनाने लगा, लेकिन अति ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। बहुत अच्छा मूड है मेरा, प्लीज इसे खराब मत करो, जश्न ने उसे टोका। क्यों कर रहे हैं आप ये सब? देखिए मैं मानती हूँ उस वक्त परिस्थिति ऐसी थी कि आप मेरी मांग में सिंदूर भर बैठे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आपको ये शादी माननी ही पड़े। आप उस वक्त गुस्से में थे लेकिन अब तो कोई गुस्सा नहीं है ना? फिर आप क्यों ये सब चीजें कर रहे हैं? आप मुझे यहाँ से जाने दीजिए, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। ना ही कोई मेरे चरित्र पर सवाल उठाएगा और ना ही आपको मेरी रक्षा करनी होगी, और वैसे भी इन सब चीजों पर मेरा कोई हक नहीं, ये सब चीजें तो किसी और की। शशाश, जश्न ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। अगर मुझसे प्यार लेने का मन है तो यूं ही बता दो, क्यों मुझे जानबूझकर नाराज करके गुस्सा दिला रही हो? और फिर तुम पर मेरा गुस्सा कैसे निकलेगा ये तुम भी जानती हो। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब आपके दिमाग का वहम है। जबरदस्ती किस करने से प्यार नहीं होता, अति ने कहा और अपनी नजरें झुका ली। अच्छा, लेकिन मैंने जबरदस्ती कब की? हाँ, पहले थोड़ी देर सब कुछ मेरी तरफ से था, लेकिन उसके बाद तो तुम्हारे होंठ मेरे होठों पर हावी थे। वैसे कहना पड़ेगा 2 ही बार में तुम अच्छे से किस करना सीख गई। जश्न ने कहा तो अति के गाल ना चाहते हुए भी गुलाबी हो गए और आंखों में शर्म तैरने लगी। ना जाने क्या हुआ उस पल में जो वो पलटकर एकदम से जश्न की सीने से लग गई। शायद कुछ उम्र का पड़ाव, ऐसा तो कुछ नया नया इश्क अपना रंग बिखेरने में लगा हुआ था। जश्न ने उसे यूं देखा तो उसके चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने थोड़ा सा झुककर वो चूड़ियां फिर से उठाए और उसके हाथों में पहनाने लगा। इस बार अति भी उसे नहीं रोक पाए। जश्न ने उसे चूड़ियां पहनाते हुए ही एक बार फिर से पलट कर आईने के सामने कर दिया और उसके कानों में फुसफुसाते हुए बोला, सामने आईने की तरफ देखना। अति ने मुश्किल से नजरें उठाकर सामने की तरफ देखा। कहाँ वो 5 फुट 2 इंच और कहाँ जश्न पूरा 6 फुट। वो बिल्कुल मासूम सी और जश्न का चेहरा ऐसे जैसा हरदम गुस्सा नाक पर बैठा हो। क्या तुम्हें सामने आईने में कोई दाग दिखाई दे रहा है? जश्न ने पूछा तो एक नजर आईने को देख उसने अपना सिर ना में हिलाया। जश्न मुस्कुराया और बोला, जैसे ये आईना बिल्कुल साफ है, इसमें एक भी दाग नहीं, वैसे तुम्हारा चरित्र भी बिल्कुल साफ है। और रही बात हमारी शादी की तो जश्न सिंह शेखावत जो भी करता है गुस्से या खुद पर काबू खोकर नहीं, अपनी मर्जी से करता है। किसी और की मर्जी ना उसके सामने चली है और ना ही चलेगी। सामने वाला अगर इस घमंड में है कि मेरी कोई प्रतिक्रिया उसकी वजह से हुई है तो ये उसका घमंड नहीं, बेवकूफी है। अति उसकी बातों को सुनती रही लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया। समझ आता भी कैसे, सारा ध्यान तो उसका जश्न के चेहरे पर था। उसके बाद उसने फिर से अति को पलटकर अपने सामने किया और उसे खुद के बिल्कुल करीब कर आखिरी चूड़ी उसके हाथों में पहनाते हुए बोला, इन चीजों पर बेशक हक मत जताना, लेकिन मुझ पर अपना हक कभी मत छोड़ना। मुझ पर और मेरे प्यार पर हमेशा तुम्हारा हक होगा। मिसेज अति जश्न सिंह शेखावत। उसका मिसेज अति जश्न सिंह शेखावत। अति के दिल में कई तारें एक साथ छेड़ गया। अब तुम मुझे यूं ही देखती रहोगी या फिर नई नई शादी की रस्में भी निभाओगी? जश्न ने कहा तो अति हैरानी से उसे देखने लगी। जश्न ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए बेड पर ले गया। वो खुद बेड पर बैठ गया और अति को अपने सामने ही खड़ा रखा और फिर अपना चेहरा उसके पेट से लगा लिया और बोला, बहुत भूख लगी है, अगर अपनी नई नई बीवी के हाथों से कुछ अच्छा खाने को मिल जाए तो क्या ही बात हो। सुना है शादी के बाद पहली रसोई की रस्म बहुत अहम होती है, लेकिन तुम्हें देखकर लगता नहीं तुम्हें कुछ बनाना भी आता होगा। उसकी बात सुनकर अति उससे अलग हुई और घूरकर उसे देखने लगी। मतलब मेरा अंदाजा सही था, तुम्हें बस मुंह बनाने आते हैं और आंखें निकालनी आती हैं। जश्न ने मुस्कुराकर कहा। लेकिन उसको जवाब देने की बजाय वो दरवाजे की तरफ पलट गई। कहाँ जा रही हो? जश्न ने पूछा तो वो बिना पलटे ही बोली, गैस चूल्हा आपने अलमारियों में तो रखा नहीं होगा, पर आपका बस चले तो रसोई भी इसी कमरे में बनवा दें। लेकिन मैं नीचे जा रही हूँ, अगर आपको मेरे हाथों से बना खाना हो तो नीचे आ जाएगा। इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल गई।
पीछे जश्न उसकी बात सुनकर मुस्कुराता रहा और बड़बड़ाया, आए मेरी बीवी के तेवर, और फिर मुस्कुराते हुए ही उसके पीछे पीछे चल दिया। चथर्टी, जान लेने का इरादा है क्या? अति नीचे आ तो गई थी लेकिन उसे किचन का कोई अंदाजा नहीं था। उसने हॉल में खड़े होकर नजर दौड़ाई तो इसे एक कर्फ्यू से कुछ कुछ बर्तनों की आवाज आई और वो उसी तरफ चली गई। पीछे सीढ़ियों पर खड़ा जश्न एक बार फिर से मुस्कुराया और बोला, चलो मुझे समझे ना समझे बाकी तो सब समझती है। अति को किचन में देखकर वहां खड़े सब नौकर एकदम से सहम गए। अब तक तो सबको पता चल चुका था कि अब वो कौन है। दो लेडी स्टाफ उसके पास भागकर आई और बोली, मैडम अगर आपको कुछ चाहिए तो हमें बता दीजिए, हम आपके रूम में पहुंचा देंगे। उस खड़ूस घनचक्कर के नौकर भी उसकी तरह ही है, हर काम बस इन्हें कमरे में ही करना है। इनके लिए तो जिंदगी बेडरूम से शुरू और बाथरूम पर खत्म। पागल ही कर दे ये तो अच्छे खासे इंसान को। वो मन ही मन बड़बड़ाए, मैं जो कहूंगी आप कमरे में भिजवा देंगे? अति ने सवाल किया तो उन्होंने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया। एक गैस चूल्हा, एक सिलेंडर, 1 किलो बेसन, आधा किलो शक्कर, और वो आगे बोल ही रही थी कि उन लड़कियों के खुले मुंह देखकर चुप हो गई। अब अगर आप लोगों की इजाजत हो तो क्या मैं इस किचन में अपनी मर्जी से कुछ बना लूं? उसने कहा तो वो लड़कियां बस उसे देखती रह गई। रमा आंटी जो काफी देर से उनकी बातें सुन रही थी वो आगे आए और अति के सिर पर अपना हाथ रखते हुए बोली, तुम बहुत अच्छी और मासूम भी। बस अपनी इस मासूमियत को हमेशा यूं ही बरकरार रखना। एवरीबडी गेट आउट। जश्न की आवाज वहां गूंजी तो सब एकदम से पुतलों की तरह वहां खड़े हो गए और अगले ही पल एक कर किचन से बाहर निकल गए, लेकिन रमा आंटी वहीं खड़ी रही। आज मेरी बीवी की पहली रसोई है तो मैं चाहता हूं कि वह बिना किसी हेल्प के कुछ मीठा बनाए, इसलिए रमा आंटी आज आपको भी किचन से बाहर जाना होगा। पर मैं सब सामान ढूंढूंगी कैसे? अति एकदम से बोली। वैसे ही जैसे किचन ढूंढ लिया, जश्न ने भी तपाक से जवाब दिया। उनकी ये नोकझोंक देखकर रमा आंटी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो मुस्कुराते हुए ही बाहर चली गए। वैसे तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, कहते हुए जश्न बिल्कुल अति के करीब हो गया। अति पहले ही स्लैब के पास खड़ी थी तो वो एकदम से पीछे से स्लैब से लग गई और उसके हाथ उस स्लैब पर कस गए। उसने गुस्से से जश्न की तरफ देखा और बोली, शुक्रिया पर मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं, आप यहां से बाहर जा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर जश्न कुछ बोलने को हुआ लेकिन उससे पहले ही अति बोली, मेरा घर, मेरी रसोई, मेरी मर्जी वाला डायलॉग बोलना है तो वो मुझे पहले ही पता है। कुछ नया बोलिए इस बार। उसकी बात सुनकर जश्न एकदम से हंस पड़ा तो अति उसकी उस हंसी में ही खो गई। आज पहली बार उसने जश्न को हंसते हुए देखा था। बाय गॉड, जान तो वो हल्की सी मुस्कुराहट में भी ले लेता है लेकिन इस तरह से खिलखिलाकर हंसना तो सरेआम कत्लेआम था। यूं ही मुझे देखती रहोगी या कुछ बनाओगी भी? उसकी नजरें खुद पर पाकर जश्न एकदम से हंसते हंसते रुक गया तो अति भी एकदम से झेप गई और पलट गई। वो हाथ जो जश्न ने अब तक स्लैब पर रखे हुए थे अब वो अति के पेट पर लिपट गए। अति एकदम से सिहर उठी, एक सांस ऊपर तो दूसरी सांस नीचे ही रह गई। बड़े अच्छी से पहचानने लगी हो मुझे तुम, लेकिन शायद इतना अच्छा भी नहीं क्योंकि मैं जो बोलने वाला था वो था बीवी मेरी, रसोई मेरी, और रसोई में भी जो बंद ना हो वो प्यार भी मेरा। उसकी बातें सुनकर अति के गाल बिल्कुल लाल टमाटर जैसे हो गए थे। कैसे एहसास थे ये? उसकी बातें सुनकर उसे ऐसा लगता था जैसे दुनिया जहां की खुशियों उसे मिल गई हो, चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कुराहट आ जाती और दिल में अलग ही घुंघरू बजने लगते। जितना मर्जी इनकार कर ले वो अपनी और जश्न की शादी से, लेकिन जब जब जश्न उसे अपनी बीवी कहता तो उसके दिल में गुदगुदी सी मचने लगती और मन करता कि कह दे वो भी हाँ मानती है वो इस शादी को, लेकिन फिर जश्न का खड़ूसपना और उसका गुस्सा उसके सामने आ जाता और फिर तो उसका मन करता कि बस यहाँ से चली जाए। कैसे वो इतना जालिम और अत्याचारी हो सकता है? काश उसकी प्यार वाली साइड हमेशा के लिए होती है और सबके लिए होती तो कितना अच्छा होता। वैसे बनाने क्या वाली हो तुम? जब जश्न ने कहा तो अति एकदम से अपनी जगह से हिल गई। क्या क्या सोच रही थी वो? पर जो भी सोच रही थी सोचते वक्त उसके चेहरे पर हल्की हल्की गुलाबी रंगत छा रही थी। लेकिन जल्द ही वो अपने एटीट्यूड में आए और बोली, आप जाए बाहर, जब बन जाएगा तब पता चल जाएगा। जश्न ने उसके गाल के साथ अपना गाल रगड़ना शुरू कर दिया और बोला, ख्यालों में मेरे साथ खोई हुई थी तो मुस्कुरा रही थी और मुझे हकीकत में महसूस किया तो एटीट्यूड दिखा रही हो। उसकी बात सुन अति मुस्कुराई लेकिन फिर एकदम से उसकी तरफ पलट गई, लेकिन उसके इस तरह पलटने से जश्न भी जल्दी से उससे दूर हो गया क्योंकि उसके हाथ में तेजधार चाकू पकड़ा हुआ था। जान लेने का इरादा है क्या? उद्धरण चिन्ह। जान लेने पर तो आप तुले हैं, खाना भी खाना है लेकिन बनाने भी नहीं देना। जब तक आप यहाँ से जाएंगे नहीं मैं कोई काम कैसे करूंगी? अपनी बाहों में तो घेर कर खड़े हैं मुझे, ना इधर जाने देते हैं ना उधर जाने देते हैं, वो चिढ़ते हुए बोली। जश्न फिर से उसके करीब होने लगा तो अति ने अपना चाकू वाला हाथ पीछे खींचना शुरू कर दिया। वो एक बार फिर से उसके आसपास अपने हाथ रख कर खड़ा हो गया और बोला, मैं तो ऐसे ही करूंगा, खाना तुम्हें बनाना है तो ये तुम देखो तुम कैसे बनाओगी। अब मुझे कुछ नहीं बनाना, मैं रूम में जा रही हूँ। इससे बढ़िया बात तो कोई और हो ही नहीं सकती, चलो दोनों साथ चलते हैं। जश्न ने जैसे ही कहा अति ने अपना सिर उसके सीने पर मारा और बोली, कैसे इंसान हैं आप, अपनी मर्जी करते हैं बस दूसरे की तो सुनते ही नहीं। तुम सुनाने वाली तो बनो, पूरी उम्र सुनने को तैयार हूं। जश्न ने कहा तो अति गुस्से में भी मुस्कुरा उठी। उसकी बात सुन अति ने अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रखे और धीरे धीरे को धक्का देते हुए पीछे की तरफ ले गई और फिर उंगली दिखाते हुए उसे बोली, ठीक है अब सुनेंगे आप, मेरी बात तो सुनिए। जब तक मैं अपना काम खत्म ना कर लूं यहां से हिलिएगा भी मत और ना ही कुछ बोलिएगा। जश्न ने कुछ नहीं कहा, बस अपने होंठ ऑक में लिप सिंक करते हुए हिलाए और फिर अपने होठों के आगे अपनी उंगलियों को इस तरह चलाया जैसे कोई जिप बंद कर रहा हूं।
अति ने राहत की सांस ली और फिर एक नज़र किचन को देखने लगी। सामने गैस चूल्हे के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने कुछ पूछने के लिए जश्न की तरफ देखा, लेकिन जश्न ने पहले ही आगे से अपने होठों को लॉक करने का इशारा किया तो उसके चेहरे की हवाएं उड़ गई। आगे जारी है।